गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि ऑप्शन ए है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश करने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और ऑप्शन डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्रित होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। किसके लिए आयोजित किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कब आयोजित किया जाता था पवरन नामक समारोह? ये जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को ये मनाया जाता था, और इसमें वर्षा ऋतु के दौरान जो है मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले अहिंसा का पालन करते हैं, तो अगर किसी से जो है कोई भी अपराध हुआ है, जैसे हिंसा का अगर उसने पालन किया है, तो अगर इस तरह का कोई अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसे स्वीकार करने का अवसर दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पवरन बौद्धों का समारोह था जो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते थे तथा अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, यानी जो मुद्रा राक्षस है वो किस टॉपिक पे लिखा गया है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। ऑप्शन बी है एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में। ऑप्शन सी है 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में बताया गया है। विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक मुद्रा राक्षस उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान व शक्ति के विषय में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका, यानी जब सम्राट अशोक जो है विजय प्राप्त करते हुए दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ रहे थे, तो नर्मदा नदी पर सम्राट अशोक के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? ऑप्शन ए है पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य प्रथम ने, या ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य एक शासक थे, चालुक्य वंश के। हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नेक्स्ट है चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित किया, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है।
और दूसरा है चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की, ये भी सही है, और कुछ क्षेत्रों को जीता। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अतिरिक्त इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया तथा मालद्वीप पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार राजेंद्र चोल ने न केवल संपूर्ण श्रीलंका को जीता, राजेंद्र चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था, वो चोल वंश से संबंधित थे, आप ये भी याद रखेंगे, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान कर चुके कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो पहले हमसे पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में मुद्रा राक्षस के बारे में, और यहाँ पे पूछा गया है मृच्छकटिकम के बारे में। और मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा। तो इसमें किसके बारे में दर्शाया गया है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, ऑप्शन डी है गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा के बारे में। तो मृच्छकटिकम इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, और ये दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखा गया ग्रंथ है। और मृच्छकटिकम को किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। दूसरी शताब्दी में इसे लिखा गया, संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये किसके बारे में है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के बारे में। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी दूसरी सदी ईसा पूर्व में संस्कृत में शूद्रक द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसमें युवा व्यापारी चारुदत्त तथा उसकी प्रेमिका वसंत सेना की कहानी है, जो एक गणिका की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्धमान महावीर की माता जो है लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री न होकर क्या थी? बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो काशी बनारस जो नरेश थे अश्वसेन के पुत्र थे। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी वो। और बौद्ध धर्म के प्रेरणता गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में। और बुद्ध की पिता का क्या नाम था? सुधोधन। शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे ये। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनका संबंध बनारस से था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक वृत्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यप मित्र शुंग ने की थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, अंतिम शुंग उस राजा देवभूति की हत्या जो है उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके सिंहासन को हथिया लिया।
और तीसरा है आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। अंतिम मौर्य शासक जो वृद्धरथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो जो मौर्य वंश था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था, तो उसका अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ, और उसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो वृद्धरथ है वो 185 ईसा पूर्व में सेनापति, जो उसका सेनापति था ना पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा मारा गया था 185 ईसा पूर्व में। और इस प्रकार शुंग वंश की स्थापना हुई। और उसके बाद जो शुंग वंश का अंतिम शासक बना था देवभूति, राजा देवभूति, उसकी हत्या की थी उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने, और उसके सिंहासन को हथिया लिया। और इस प्रकार से वहां पे कण्व राजवंश की स्थापना हो गई। और आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। ये भी सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सभी कथन सही है। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ 185 ईसा पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके अमात्य का मतलब मंत्री ने, वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की। तत्पश्चात उसके कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और इसकी हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की, जो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। और दूसरा स्टेटमेंट है, चीनी तीर्थयात्री वेंगसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला हम देख लेते हैं कि चीनी यात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। कल की वीडियो में हमने इन चारों के बारे में जो है वर्णन किया था। जो चार यात्री आए थे प्राचीन भारत में, मेगस्थनीज है, फायान है, वेंगसांग है। तो जो फायान था वो किसके समय में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। लेकिन यहाँ पे किसका वर्णन किया जा रहा है? कनिष्क का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कश्मीर में आयोजित हुई थी ना। और दूसरा है चीनी तीर्थयात्री वेंगसांग हर्ष से मिला, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं पाया था हर्ष को, ये गलत हो जाएगा। आधा तो सही है कि चीनी यात्री वेंगसांग हर्ष से मिला था और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है। दोनों कथन जो है गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी यात्री वेंगसांग 613 ईस्वी से 630 के मध्य हर्ष के समय भारत आया। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से जैन धर्म के संबंध में कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो पहला हम देख लेते हैं, स्थल भाऊ के नेतृत्व में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि दक्षिणी भारत में स्थल भाऊ के नेतृत्व में नहीं, भद्र भाऊ के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्र भाऊ के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनकी मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। एक जो श्वेतांबर थे और दूसरे
दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो जो सतलभाऊ थे उनके नेतृत्व में जो आए वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रभाऊ के नेतृत्व में आने वाले दिगंबर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। अब है प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। और चौथा है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा नहीं करते थे, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रभाऊ के द्वारा हुआ। पाटलिपुत्र में जो कि आधुनिक पटना है, आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात जो लोग भद्रभाऊ के नेतृत्व में थे वो दिगंबर कहलाए तथा स्थलभाऊ के नेतृत्व में श्वेतांबर। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तथा अन्य तीर्थकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की। अतः विकल्प सी सही है, कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म को समर्थन दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो 4 वेद जो है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो अथर्ववेद था ना, इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना हो गया, वशीकरण, इसके बारे में वर्णन किया गया है। बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर भगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। अथर्ववेद तंत्र मंत्र, जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना व वशीकरण से संबंधित मंत्र है। इनका प्रयोग बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? इसका अर्थ ये हुआ कि जो कौन कौन से हैं जो एक ही समय में साथ साथ थे। जैसे गौतम बुद्ध के समय में और कौन 2 थे जो गौतम बुद्ध के समय में भी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें यहां बताना है कि समसामयिक नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मिलिंद है ना, वो इन तीनों के समय में नहीं थे। जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का शासक था, यानी 544 ईसा पूर्व में जो मगध का शासक था। और उसी समय जो है गौतम बुद्ध थे, और जो प्रसेनजित थे वो भी उसी समय शासक थे। लेकिन जो मिलिंद थे ना, वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में थे। और बाकी ये सब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था जो 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। वह बुद्ध का समकालीन था। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक जो संबंध है स्थापित बनाए। इस दिशा में इसने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया जो प्रसेनजित की बहन थी। तो प्रसेनजित भी उसी समय शासक था। कौशल नरेश जो था कौशल वंश का शासक था। कौशल जो महाजनपद था, ये भी बुद्ध के समकालीन थे। और मिलिंद का काल 2री शताब्दी ईसा पूर्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट वंश जो था इसकी नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए है अमोघ वर्ष प्रथम ने, ऑप्शन बी है दंतिदुर्ग ने, ऑप्शन सी है ध्रुव ने, या ऑप्शन डी है कृष्ण ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दंतिदुर्ग, जो कि चालुक्यों का एक सामंत था जिसने 753 ईसा पूर्व में
कब की थी राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना? 753 ईसा पूर्व में। दंती दुर्ग चालुक्यों का सामंत था। इसने 753 ईसा पूर्व में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? जो तक्षशिला है वो किसके बीच में स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में, झेलम तथा चिनाब नदी के बीच में, चिनाब तथा रावी नदी के बीच में, रावी तथा ब्यास नदी के बीच में। तो अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी कहाँ से बहती है? ऐसे बहती है, पाकिस्तान में आगे प्रवेश कर जाती है भारत से होके। लेकिन जिस समय तक्षशिला जो है एक प्रसिद्ध नगर हुआ करता था, प्राचीन नगर, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पे स्थापित था। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ से झेलम जो है बाद में सिंधु में ही मिल जाती है। और इसका सही आंसर क्या है? सिंधु तथा झेलम, यानी इन दोनों नदियों के बीच में कौन स्थित था? यहाँ पे तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तक्षशिला अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रामकों के संबंध में, आक्रमणों के संबंध में बताना है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यानी सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था और उसके बाद में किसने? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था यूनानियों ने, उसके बाद शकों ने और फिर कुषाणों ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो यूनानी भारत में आक्रमण जब किया था, कब किया था? 513 ईस्वी पूर्व में, और ये किया गया था डेरियस के नेतृत्व में। और शकों ने किया था 90 ईसा पूर्व में, और उसके बाद में किसने किया था? कुषाणों ने कब किया था? कुषाणों ने किया था 45 ईसा पूर्व में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इसमें विकल्प ए सही है। इसका सही कालानुक्रम है यूनानी, शक और कुषाण। यूनानियों ने 513 ईसा पूर्व में यूनानी शासक डोरियस के नेतृत्व में भारत आए। शक जो है 90 ईस्वी पूर्व में भारत आए और कुषाण 45 ईस्वी पूर्व में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत के इच्छावाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, दक्षिणी भारत के इच्छावाकु वंश शासक जो थे बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि वो इसके विरोधी नहीं थे। दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो इच्छावाकु वंश के शासक थे उन्होंने कई जो है बौद्ध विहार तथा बौद्ध मूर्तियों का भी निर्माण करवाया था। पहला कथन सही नहीं है। आंध्र में शासन करने वाले इच्छावाकु वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि इनके काल में बौद्ध विहार तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। अर्थात इच्छावाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे और पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंध है। जो इलाहाबाद की स्तंभ है वो किससे संबंधित है? महापद्मनंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्रगुप्त से।
जो समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिसेन थे ना, उन्होंने इसके जो है प्रशस्ति पत्र के रूप में जो प्रसिद्ध जो अभिलेख है वो कहाँ का है? इलाहाबाद का। इलाहाबाद का जो है अभिलेख के रूप में जो है इसका प्रसिद्ध है। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिसेन ने इसको लिखा था। तो समुद्रगुप्त के राज्य कवि कौन थे? हरिसेन। इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि एक साइड में राज्य कवि लिखे होंगे, एक तरफ राजा का नाम, तो कौन किससे संबंधित है? तो आप इसको याद रखेंगे कि हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के टाइम में राज्य कवि थे। यद्यपि यह मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख था, परंतु इसकी समानता जो है समुद्रगुप्त से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधायन प्रमेय यानी बोधायन सुलभ सूत्र किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां, पीआई के मान की गणना से, लघुगणकीय गणनाएं से, या परसामान्य बटन वक्र से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोधायन प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों से संबंधित है। बोधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, या वैष्णव मत का? तो अनेकांतवाद किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन मत से। जैन अध्यात्म वास्तविक तथा अनेकवाद पर आधारित है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ये है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो इन्हें 7 रूपों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में गुप्त काल में संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, ये हमें बताना है। यानी गुप्त काल के जो चित्रांकन हमें मिले हैं 2 गुफाओं में मिले हैं, एक तो अजंता की गुफाओं में और दूसरा कहाँ पे मिला है ये हमें बताना है। बाघ गुफाओं में, एलोरा में, लोमस ऋषि गुफा में या नासिक गुफा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाघ गुफा के अंदर। अजंता और बाघ की गुफाओं में गुप्त काल से संबंधित जो है चित्रांकन मिले हैं। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है जिसमें 20 गुफाएं मिली है और बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें कुल 9 गुफाएं जो है मिली है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुप्त काल से संबंधित चित्र अजंता तथा बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता के चित्र धार्मिक तथा बाघ के चित्र जो है लौकिक विषयों से संबंधित है और अजंता में निर्मित 20 गुफाओं में से 16वीं शताब्दी तथा 17वीं गुफा गुप्तकालीन है। बाघ से 9 गुफाएं मिली है। यानी जो अजंता में 20 गुफाएं मिली है उसमें से 16वीं तथा जो 17वीं गुफा है ना वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं, गुप्त काल के समय की, क्योंकि उसमें गुप्तकालीन चित्र पाए गए हैं। और बाघ से 9 गुफाएं मिली है जिनमें चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध जो थे बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के उस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? यानी जो भारत के संबंध थे दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा, एशिया का एरिया कौन सा होगा? यानी भारत के दक्षिण और पूर्व में, जैसे कि जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, इस साइड का जो एरिया है उसके साथ जो है अच्छे संबंध बना रखे थे बंगाल की खाड़ी के पार। तो इसका कारण क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी।
ऑप्शन बी है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। ऑप्शन सी है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। ऑप्शन डी है, इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। तो भारत का दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अच्छे संबंध थे, इसका क्या कारण है? इसका कारण ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे, यानी डी, इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। यानी प्राचीन काल के समय तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है, इस उद्देश्य के लिए दक्षिणी भारतीय शासकों ने व्यापारियों, यानी जो व्यापारी जाते थे उनको जो है दक्षिणी भारत के जो शासक थे, और ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा जो है दक्षिणी भारत के शासक जो है संरक्षण दिया करते थे। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बना रखे थे, क्योंकि प्राचीन एवं पूर्व मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में उत्तम पोत निर्माण की तकनीक उपलब्ध थी। उस समय भी भारत के पास देखो कितनी अच्छी तकनीक उपलब्ध थी, जो कि सबसे अच्छी पोत निर्माण की। इसके साथ साथ दक्षिणी भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं आदि को सदा संरक्षण दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है या फिर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।